चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हम लोग अपने पढ़ा क्लास की ओर बढ़ेंगे। और रोज़ की भांति आज आपका इंडियन पॉलिटी है। और इंडियन पॉलिटी में हम लोग जो लास्ट क्लास में कर रहे थे वो राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे थे, याद है ना। तो हमने राइट टू इक्वालिटी जो था वो राइट टू इक्वालिटी को हमने कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि यह 14 से लेकर 18 अनुच्छेद में था। वहीं यदि राइट टू फ्रीडम की हम बात करें तो आई थिंक यही चल रहा था। राइट टू फ्रीडम जो होता है यानी स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपका 19 से लेकर के 22 में आपका राइट टू फ्रीडम होता है, जिसमें लास्ट क्लासेस में हमने आपको बताया था कि जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है तो आपका अनुच्छेद यदि देखा जाए तो अनुच्छेद 19 में हमें स्वतंत्रता का अधिकार टोटल हमने बता रखा था कि इसके अंतर्गत आपको 6 अधिकार दिए गए हैं, है ना। तो इसमें 6 जो अधिकार थे, हमारे प्रेस की स्वतंत्रता था, हमारा जो था वाक आदि की स्वतंत्रता कहेंगे। वाक आदि का मतलब होता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अधिकार होते हैं, ये हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग आर्टिकल 19 के बाद आर्टिकल 20 पर चलेंगे। और आर्टिकल 20 हमारा क्या कहता है, हम 20 से बात करेंगे। तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में आपको अधिकार देता है, संरक्षण देता है। अपराध है ना, तो जो भी किसी प्रकार के मान लिया जाए कि अपराध होता है, तो इसमें अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध, आज अनुच्छेद 20 करेंगे, समझेंगे। तो आर्टिकल जो 20 है, आर्टिकल 20 कहता है अपराध यानी किसी भी प्रकार की यदि हमसे क्राइम हो जाता है, घटना घट जाता है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध, अपराधों के लिए दोष सिद्ध, अपराधों के लिए दोष सिद्ध, चलो बाबू जल्दी से जुड़ जाओ, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, के संबंध में संरक्षण। अब देखो ये होता क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। जैसे मान के हम चलते हैं कि यह एक बच्चा है, ठीक है, और इस बच्चा को जो है किसी ने कहा कि हमें चोरी किया है, हमारे दुकान में चोरी किया है, ठीक है। तब ये चोरी किया है केवल यह कह देने से इस लड़का को जो है, हम ऐसा नहीं है कि इस लड़का को जो होगी सरकार जो होगी वो इसको जेल में डाल देगा, ऐसा नहीं है। बल्कि यदि किसी पर ये इल्ज़ाम लगा है या किसी भी प्रकार के इन पे क्राइम का कह सकते हैं कि आरोप लगा है, तो वैसे परिस्थिति में इस बच्चा के पास अधिकार है कि यह जब कोर्ट में इसको जब अपीयर किया जाएगा तो ये कोर्ट में जाने के बाद यह बच्चा जो है अपना विचार भी रखेगा। हमारी कोर्ट जो होगी यानी हमारी जो न्यायपालिका जो होगी, यह न्यायपालिका जो होगी इस बच्चा के विचार को सुनेगा, इस बच्चा को डिफेंड करने के लिए अधिकार देगा कि आप निर्दोष हैं, आपने चोरी नहीं किया है, आप पे जो आरोप लगाए गए हैं कि आपने जो अपराध किया है, आप कैसे अपराध नहीं हैं, इस तरह से आप अपने वक्तव्य दें, अपने स्टेटमेंट दें, और अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपको पूर्ण रूप से अधिकार हमारी न्यायपालिका देती है, संविधान देती है। और जब आप अपने आप को दोष सिद्ध जो होता है या कह सकते हैं निर्दोष, आप यदि सिद्ध करने में खुद को यदि आप कह सकते हैं कि कमज़ोर पड़ जाते हैं या आप फेलियर हो जाते, असफल हो जाते हैं, तभी जा कर के आपको अपराध माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो ये अनुच्छेद हमारा 20 जो होता है, अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, आप दोषी हैं या नहीं हैं यह हमारा कोर्ट करेगा। और दोषी हैं या नहीं है इससे पहले आप अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, विचारों को रख सकते हैं कि आप दोषी हैं तो कैसे हैं और दोषी नहीं है तो कैसे नहीं हैं। ये चीज़ों को आपको रखना होता है और यह हमारा अनुच्छेद 20 में आता है, ठीक है बाबू लोग। अब अनुच्छेद हमारा 21 की बात करेंगे, हम एक स्लाइड आगे लेते हैं डायरेक्ट। तो यदि हम अनुच्छेद 21 की बात करें, आर्टिकल 21 की बात करें, तो अनुच्छेद 21 में बहुत सारे अधिकार हैं, अनेकों अनेक अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में आपको मिलेगा। जीवन रक्षा एवं दैहिक स्वतंत्रता, पहले लिख लेते हैं हम लोग, जीवन रक्षा एवं दैहिक स्वतंत्रता, अंग्रेजी भी बताऊंगा, दैहिक स्वतंत्रता यानी आपको शारीरिक जो होता है आपको फ्रीडम मिलता है। हाँ सभी को गुड मॉर्निंग बाबू, बी फास्ट, जल्दी जुड़ जाइए। दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अब इसमें समझिएगा हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद जो हमारा 21 है, यह हमारा
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ देता है, ठीक है। ये हमें प्रोटेक्शन ऑफ हमारा जो लाइफ होता है, यानी हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ देता है। हमारी जो जीवन है, हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी को हमें पूर्ण रूप से संरक्षण यानी प्रोटेक्शन करने के हमें पूर्ण अधिकार है। अब इसीलिए अनुच्छेद 21 देखिएगा, तो अनुच्छेद 21 को हमारे निजता का अधिकार कहा जाता है। क्या होता है? निजता का अधिकार जो होती है, इसे हमें अनुच्छेद यदि देखा जाए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ हमने लिखा था ना, तो लाइफ, तो निजता का हमारा जो अधिकार होता है, ये निजता का अधिकार यही होता है। इसे आप कहेंगे राइट टू प्राइवेसी। क्या बोलेंगे आप? राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो आपका ये निजता का अधिकार, हर व्यक्तियों को अपनी प्राइवेसी होता है। जैसे मान लो इस एग्जाम्पल तौर पे हम बता दूं कि जैसे ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। ये प्लस यानी मेल है और ये इनकी पत्नी जो है फीमेल है। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 कहता है कि इनके जो है हस्बैंड हैं और ये इनके वाइफ हैं, ठीक है। माय गॉड, ये वाइफ जो है, ये दोनों को एक दूसरे को यदि बात किया जाए तो दोनों को एक दूसरे को मोबाइल जांच करने का अधिकार नहीं है। किसी की पति जो होगा वो अपने पत्नी के भी मोबाइल जांच नहीं कर सकता है कि आपने किससे बात किए हो, किससे आप इंगेज्ड थे। यह देश के संविधान उन्हें अधिकार देता है। हमें निजता के अधिकार में अनुच्छेद 21 में कहता है कि यदि मान लिया जाए कि आपने 21 साल, अब हमारे यहाँ शादी को हो गई, 21 साल आपका जो एज है, मान लिया जाए कि आपने कंप्लीट कर लिया है, तो कंप्लीट करने के बाद आप जो हैं अपना जो जीवन साथी आपका होता है, लाइफ पार्टनर जिसको कहेंगे, तो जीवन साथी चुनने का जो अधिकार होता है, आपको चुनने का अधिकार जो होता है, यह आपका अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत देखा जाए तो जितना भी हम अधिकार बता दें, हो सकता है कि कम पड़ जाए। तो अनुच्छेद 21 जो है सभी को राइट टू प्राइवेसी के अधिकार देता है, निजता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 की यदि बात किया जाए तो मान लिया जाए आपको विदेश की यात्रा करना है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि आपको विदेश की करना है, तो विदेश की यात्रा जो होती है, यात्रा करने का भी आपको अधिकार जो है अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 21 जो होता है आपका शुद्ध हवा और पर्यावरण, ठीक है। शुद्ध चाहे हवा हो या पर्यावरण हो, या कह सकते हैं कि साफ सुथरा स्वच्छ जो होता है, स्वच्छ जो क्षेत्र होता है, ये स्वच्छ, ये सभी जो है भारत के संविधान अनुच्छेद 21 जो होता है, ये सारे आपको अधिकार देते हैं। आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सुथरा होनी चाहिए, ये देता है। आपको अनुच्छेद 21 जो होता है भूलने की आज़ादी देता है या भूलने का अधिकार देता है, ठीक है। आपको नहीं याद है तो आपको कोई प्रताड़ित नहीं करेगा कि आप हमें याद करके बताओ। अनुच्छेद 21 जो है एकांतवाद का अधिकार देता है। यदि आपको किसी से बात नहीं करने का मन है तो आपको जहां मन है मर्जी से आप अकेले जाकर के बैठे रहिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यह आपका हथकड़ी लगाता जो है पुलिस, तो हथकड़ी लगाने के विरुद्ध कहेंगे, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध जो होता है यह आपको अधिकार देता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको टॉयलेट लग जाता है, प्यास लग जाता है और कहीं पर आपको कहीं जगह नहीं मिलता है पानी पीने का या टॉयलेट नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप बगल के जो भी आपका होटल, चाहे 5 स्टार हो या 7 स्टार होटल हो, वहाँ पर आप वॉशरूम जाके कर सकते हैं। यह देश के संविधान के अनुच्छेद 21 आपको अधिकार देता है। इसमें आपको चिकित्सा का अधिकार होता है, यानी मेडिकल होता है, तो चिकित्सीय कह सकते हैं। इसमें चिकित्सीय अधिकार आपको दिए जाते हैं। यदि आपको तबीयत खराब है तो आप सरकार से मांगिए कि साहब हम बीमार हैं, हमें इलाज करना है, हमें फ्री में आप दवाई दीजिए, हमें आप ट्रीटमेंट कीजिए, कराइए। हमें सांस्कृतिक जो विरासत होती है, जो हमारा कह सकते हैं कि जो कल्चरल हेरिटेज होता है, एक कल्चरल हेरिटेज का हमें अधिकार है। हम ओवरऑल कह सकते हैं कि देश के संविधान में आपको पूरा का पूरा जो अधिकार है वह आपको ये अधिकार है। यदि मान लिया किसी व्यक्ति को जेल के दौरान मृत्यु हो जाता है, तो किसी व्यक्ति के जेल के दौरान यदि मृत्यु होती है तो मृत्यु के विरुद्ध वो अधिक जो होगा वह केस फाइल कर सकता है। अनुच्छेद 21 का आता है, जैसे मान के चलते हैं अभी शादी विवाह लगन होती है तो आप देखते हैं या पर्व त्यौहार होता है तो आपके घर के आसपास कोई डीजे बजाता है, उससे बहुत ज़्यादा ध्वनि होती है, यानी साउंड निकलता है, और जिसके कारण हो सकता है कि किसी का हार्ट बीट का समस्या है तो हार्ट बीट बढ़ता होगा,
टेंशन होता होगा, तो ऐसे परिस्थिति में आप उसके अगेंस्ट जो है वह चार्ज कर सकते हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये सभी अधिकार हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ एक अधिकार और बताएंगे कि इसके अंतर्गत ये अधिकार आपका है कि हमारा जीव जंतु जो होते हैं, ठीक है, जीव जंतु जानवर, इनको भी संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, संरक्षण का अधिकार जो है इनको भी इसके अनुसार दिया गया है। मतलब जैसे आपने सुना होगा कि तमिलनाडु में एक होता था एक जानवर का दौड़ जिसमें सांड को छोड़ दी जाती थी, ठीक है, जिसका नाम था जल्लीकट्टू, सुना होगा। उसके बाद आपने महाराष्ट्र में सुना होगा एक जो था वो बैलगाड़ी का दौड़ होता था। इसमें क्या था कि जानवर जो होते थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे। उसके बाद एक व्यक्ति जो जाता था वो एग्रेसिव जानवर को पकड़ने के लिए जाता था। तो मायने सी बात, वैसे स्थिति में बहुत बड़ी चुनौतियां हो सकती है, माल या किसी व्यक्ति का उसमें जान भी जा सकता है। और इसके लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध भी लगाया था कि आप इस तरह के खेल और इस तरह के आयोजन नहीं कर सकते। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो अनुच्छेद 21 जो है वह सबसे ज़्यादा अधिकार देने वाला है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही देखिएगा तो अनुच्छेद 21 में एगो ए हमारा ऐड की गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 21 का ए में देखेंगे तो आपको 6 साल से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को, है ना, 14 वर्ष के बच्चों को जो हमारा मुफ्त एजुकेशन होता है, यानी मुफ्त जो शिक्षा होती है, और मुफ्त शिक्षा में आपको याद रखना है कि जो हमारा स्कूली शिक्षा जो होती है तो उनको स्कूली शिक्षा उन्हें मुहैया कराया जाएगा या स्कूली शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। तो उनको भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का 1 के अनुसार जो भी बच्चा 6 साल से 14 साल का है उन्हें स्कूली शिक्षा या कह सकते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वे प्रारंभिक शिक्षा उसे मुफ्त में यानी फ्री ऑफ कॉस्ट उसे दिया जाएगा। और यह हमारा जो था यह 0 से 6 साल वाला कॉन्सेप्ट जो थी यह हमारे यहाँ 86वां संविधान संशोधन आई थी किसका, तो याद रखेंगे 86वां संविधान संशोधन हमारे यहाँ आई थी और यह हमारा 2002 में आया था, ठीक है। तो जो 2002 में हमारा 86वां संविधान संशोधन आई, इसी के माध्यम से 6 साल से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, तो 6 साल से 14 वर्ष के बच्चे को हमने देखा कि फ्री एलिमेंट्री जो एजुकेशन होता है या फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन की चर्चा किया गया। और इसको लेकर के यदि देखा जाए तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में ओवरऑल हम कहेंगे तो हमारे इंडिया में जो है साहब, हम ओवरऑल कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस पर एक बहुत बड़ी फंक्शन भी लाई है। और इस आधार पर यदि देखा जाए तो गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूपों से कहा है कि इसके आधार पर हम ये कहेंगे कि 6 साल से 14 इसको लेकर के 2009 में हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन RTE आया, ठीक है। पूरा नाम क्या होगा, राइट टू एजुकेशन। यदि देखा जाए तो हमारे देश में 2009 में RTE आया और 2010 में देखिएगा तो हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार जो होता है वह शिक्षा का अधिकार हमारे यहाँ 2010 में राइट टू एजुकेशन हमारे यहाँ लागू होती है। इज इट क्लियर? तो 2010 में हमें यहाँ राइट टू एजुकेशन जो हुआ ये हमारे देश में पूरी की पूरी लागू हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि देश के जो हमारा संविधान है, ये देश के संविधान में शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद बताइए। तो शिक्षा से संबंधित यदि आपसे अनुच्छेद पूछता है तो आप 3 अनुच्छेदों को याद कर जाना, ठीक है। एग्जाम के लिए 3 अनुच्छेदों को याद करना। सबसे पहला जो होता है शिक्षा से संबंधित हमारा अनुच्छेद देखिएगा तो अनुच्छेद आपका 45 में है। फिर हमने बताया अभी आर्टिकल आपका 21 का ए में है और फिर आप देखिएगा तो आर्टिकल 51 का ए में है। अब तीनों को ऐसे याद कर जाओ बाबू लोग कि 45 जो है ये हमारे DPSP का पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है और आर्टिकल 51 जो है फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। यानी हमारा DPSP में भी हमारा शिक्षा से संबंधित अधिकार की बात है, हमारा फंडामेंटल राइट में भी है और अनुच्छेद 51 का 1 के अंतर्गत जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, इस मौलिक कर्तव्य में भी हमारा शिक्षा से संबंधित अधिकार को चर्चा की गई है। अब आप लोग हमें बताइए कि यहाँ तक सर पूरे क्लियर हो गए? एक बार आप लोग हमें जल्दी से बताएंगे तब हम आगे की बात करेंगे।
नाउ इट हैज बीन क्लियर्ड, बोला जाए। यहां तक सबको क्लियर है? सो बताइए, तब हम आगे की बात करेंगे। तो अभी अनुच्छेद हम लोग 21 कर लिए हैं, आगे की बात हम लोग करेंगे। क्लियर हो गया? देखिए कमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो भाई पढ़ाते चले जाएंगे। अब प्रश्न होता है कि आपको कितना % समझ में आया, आप समझे कि नहीं समझे, आप पे डिपेंड भी करेगा। इसलिए आपको तो देखना पड़ेगा कि आप कितना % समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, जल्दी बोलिए यस या नो। चले साहब, तो चलो अनुच्छेद हम लोग 21 को देख लिए। अनुच्छेद 21 क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 22 का। ठीक है, अब हमारा अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अब अनुच्छेद 22, क्योंकि यहाँ से हमारा फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम शुरू खत्म हो जाएगा। तो अनुच्छेद 22 होता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, है ना। अनुच्छेद यदि हम 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि बहुत सारे ऐसी स्थितियां होती है जहां पर आपको अरेस्ट होता है, या आप कह सकते हैं कि आपको डिटेन्ड किया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारा कानून कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, समझा देता हूं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी यानी कुछ इन द सम कंडीशंस का या सर्कमस्टेंसेस, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब ये होता क्या समझिए, जैसे मान के चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति को पुलिस जो होता है, इमेजिन करेंगे यह एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति जो है XYZ, जो आपको लगता है आप कर लीजिए। ठीक है, तो जो XYZ नाम का व्यक्ति जो है, इसे जो है एक पुलिस ऑफिसर जो होता है, इसका नाम है भैया पुलिस ऑफिसर। तो जो पुलिस ऑफिसर जो है यह इसको डिटेन कर लेता है, या कह सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर इसको अरेस्ट कर लेता है। ठीक है, डिटेन का मतलब हुआ अरेस्ट कर लिया, अचानक गया इसको उठा करके ले आया, थाना ले आया। अब होता है कि इस व्यक्ति के पास अनुच्छेद 22 के अंतर्गत इसके पास यह अधिकार होता है कि यह व्यक्ति जो होगा इस पुलिस से पूछेगा कि ऑन व्हाट ग्राउंड, ध्यान देना, ऑन व्हाट ग्राउंड यू हैड अरेस्टेड, आपने, यू हैव अरेस्टेड, आपने किस ग्राउंड पर हमें आप अरेस्ट किए हो, आप हमें बताइए। क्लियर हुआ? यानी हर व्यक्तियों को अनुच्छेद 22 के अंतर्गत यह अधिकार है कि वह पुलिस से पूछे कि आप हमें जो अरेस्ट कर रहे हैं किस आधार पर अरेस्ट करेंगे, आप हमारे पास तलाशी लेने आए हैं, किस आधार पर तलाशी लेने, क्या आप कोर्ट से वारंट लेके आए हैं, समझ आया? क्या आपके पास कोर्ट का वारंट है? यदि कोर्ट का वारंट है तब तो आप हमारी जांच कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। यह देश के संविधान के अनुच्छेद 22 कहता है। यदि किसी भी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करता है, किसी भी व्यक्ति को पुलिस जो है हथकड़ी लगाता है, ठीक है, तो हथकड़ी के विरुद्ध भी आपको अधिकार, जैसा कि अनुच्छेद 21 हमने दिया है। उसके बाद अनुच्छेद 22 कहता है कि यदि पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो ऐसे परिस्थिति में आपके पास ये अधिकार है कि आप पुलिस से पूछिए कि आपने हमें अरेस्ट क्यों किए, क्या था, हमने क्या किया था, क्या आपको कोर्ट से किसी प्रकार का वारंट मिला था, या आपने हमें अरेस्ट किया तो ग्राउंड क्या है, हमें ग्राउंड आप बताइए ना। तो ये सारे जो अधिकार हैं वह देश के आम नागरिकों को अनुच्छेद 22 के अंतर्गत अनुच्छेद में दिए गए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? यस या नो में बताइए। आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद, तो अनुच्छेद हमारा 23 और 24 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 23 और 24 जो होता है बाबू, इसे हम लोग बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
ये शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अंग्रेजी क्या होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यानी हमारे देश के संविधान ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को शोषित नहीं कर सकते। हमारा देश के संविधान ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 हमें समझना होगा। अनुच्छेद 23 क्या है समझिएगा। अनुच्छेद 23 कहता है कि हम कर सकते हैं मानव के साथ, किसी भी इंसान के साथ आप किसी भी प्रकार के न तो उनका दुर्व्यवहार कर सकते, ना उनका आप दुर्व्यापार कर सकते, ना उनका बलात्श्रम कर सकते। अर्थात कह सकते हैं कि यदि आप किसी मानव के साथ ऐसा कार्य करते हैं तो आप देश के संविधान के अनुच्छेद 23 का आप हनन करते हैं। क्लियर हुआ। यानी अनुच्छेद हमारा 23 ये कहता है कि हम मानव के साथ दुर्व्यापार, यानी मानव की जो बॉडी होता है, मानव की किसी बॉडी, मानव के किसी अंग को हम खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। यदि आप किसी भी मानव के अंग का खरीद फरोख्त करते हो, ट्रेड करते हो, बेचते हो, खरीदते हो, तो ऐसे हालात में आपको देश के संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत आपको डिटेन किया जाएगा और आप पे चार्ज लगा दी जाएगी। तो यह बलात्श्रम का प्रतिषेध भी आपको देता है। तो लिखेंगे आप मानव के साथ दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23, मानव के साथ दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से संरक्षण। यानी आप किसी भी इंसान के साथ ना तो उनका आप जो उनका बॉडी होता है, जिसको आप बोलेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ना ही आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ना ही आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकते हैं और ना ही उनके साथ किसी प्रकार के बलात्श्रम कर सकते हैं। यदि ऐसा आप करते हैं तो देश के संविधान के अनुच्छेद 23 का आप हनन करते हैं। आप किसी भी मानव के किसी अंग का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। किसी भी मानव का किसी अंग को आप खरीदना, बेचना, लीज पर रखना, ये सारे आपको देश के संविधान के अनुच्छेद 23 के विरुद्ध गतिविधियां माना जाएगा। अनुच्छेद 24 होता है कि जैसे कोई भी बच्चा है और उसका उम्र 14 साल से कम है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हमें कारखाना आदि जो होते हैं, या कह सकते हैं जितने भी खतरनाक कारखाना होते हैं, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, वहाँ पर बालकों का नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हमें किसी भी प्रकार का खतरनाक उद्योग, जो डेंजरस उद्योग होते हैं, या कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के जो हेवी वर्क होते हैं, यानी भारी जो काम होते हैं, आप उनसे नहीं करा सकते। अनुच्छेद हमारा 24 का आता है। क्लियर हुआ। यानी कारखानों आदि में आप जोड़ सकते हैं, कारखानों आदि में बालकों का 24, कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जैसे वहाँ उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, तो बालकों को नियोजन पर प्रतिबंध, बालकों को नियोजन पर प्रतिबंध। यानी यदि कोई भी बच्चा का 14 साल से कम उम्र हो रहा है तो उसे आप किसी भी कारखाना, कल पुर्जा या किसी भी उद्योग में आप उसको जॉब नहीं करा सकते, उसे काम नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा देश के संविधान के अनुच्छेद हमने बताया था कि 14 से लेकर के 18 तक राइट टू इक्वालिटी है। दूसरी बात देखा जाए तो इससे ठीक पहले अनुच्छेद हमने 21 बताया था, और अनुच्छेद 21 का एक के अंतर्गत जो है 6 साल से 14 साल के बच्चों को हमें फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा देश का संविधान इसके प्रति बहुत बड़ी चेष्टा रखती है। अच्छा, एक चीज़ छूट रहा है, इसको हम ऐड करा देता हूँ। जैसे कि देखो, अनुच्छेद जो हम लोग 21 पढ़ रहे थे, इस अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यदि देखा जाए तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको नींद लेने के भी अधिकार दिए गए हैं। पता है या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है,
तो यदि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति को गहरी नींद लेना है तो कह सकते हैं गहरी नींद जो होता है, ये गहरी नींद हमारा मौलिक तो नहीं कह सकते लेकिन मानवाधिकार कह सकते हैं। हर मानव का अधिकार है कि वह गहरी नींद ले सकता है। और यह नींद का समय भी सरकार ने निर्धारित किया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है। और नींद का समय होगा रात्रि का, यदि देखा जाए तो रात्रि के 10 बजे से लेकर के 6 बजे सुबह तक यदि देखेंगे, आपको जितना सोना है सोइए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे सोने के अधिकार बाबा रामदेव ने दिलाया था। जब बाबा रामदेव रामलीला मैदान में दिल्ली में आप देखे होंगे कि अन्ना हजारे के आंदोलन चल रहे थे, जन लोकपाल, तो उसी दौरान बाबा रामदेव भी उसमें पहुंच गए थे। रामलीला मैदान में बाबा रामदेव जो थे उन्होंने भी उस आंदोलन में थे। रात्रि में दिल्ली पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए घुसती है और बाबा रामदेव रात में नाइटी पहन के गायब हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव सुबह गए, उन्होंने कहा कि हम तो अपने समर्थकों के साथ शांति से सोए हुए थे, हम तो शांति से आमरण अनशन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है हम लोग को ऐसा किया कि हम लोग को भाग दौड़ में जान बचाने में गोड़ हाथ देखिए छिला गया, कट गया, छिला गया, है ना। और हम शांति से सोए थे, क्या हमारा देश के संविधान सोने का अधिकार नहीं देगा? तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, आपको सोने का अधिकार है। और यह मौलिक अधिकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन हर मानव का अपना अधिकार है, क्योंकि जब तक ये सोएगा नहीं तब तक ये बॉडी का जो मशीन है, मशीन काम करेगा कैसे? तो उस समय कहेंगे कि 2013 में हमें गहरी नींद लेने का जो अधिकार थी, यह हमें सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया। क्लियर हुआ? तो आपको सोने का भी अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब माता जी कहे कि बेटा उठो भोर में पढ़ाई करो 4 बजे, तो कहना कि नहीं, ज़्यादा जगह हल्ला करोगे तो जाकर थाना में FIR दे देंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि आपका एक मानवाधिकार के श्रेणी में रखा गया इस समय से। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 21 जो होता है, अनुच्छेद 21 हमारे लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अनुच्छेद और 23-24 समझ में आया? तो आपको 23 में जो कहता है कि मानव के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, मानव के कोई अंग का खरीद फरोख्त हो रहा है, ये आपका अनुच्छेद 23 रोकता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि यदि 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चा या 14 से कम उम्र के बच्चा यदि किसी प्रकार के कल कारखाना में उसको यदि आप इन्वॉल्व करते हैं और वह काम खतरनाक काम करता है ना, वो फेटल काम होता है, डेंजरस काम होता है, इससे क्या होगा कि मानव का, उस बच्चा का जो होगा आंशिक, मतलब हम कह सकते हैं कि मानसिक और शारीरिक जो सामाजिक जो विकास होगा, ये कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएंगे। तो आप ये पेनाल्टी लगाया जा सकते, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के कोई फैक्ट्री से हमें काम नहीं देना है। आई थिंक समझ में आ गया? बोलिए, आप लोग बोलते नहीं तो हमको समझ में नहीं आता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जो बात है फैक्ट हम बता रहा हूँ। आप लोग जितना जल्द हो, फास्ट यदि आपने कमेंट कर दें तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। अंग्रेजी भी करिए देता हूं, हो सकता है बच्चा लोग अंग्रेजी वाले होंगे तो करेंगे इसको, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम, अरे जो रिलीजियस जो फ्रीडम है, यह अनुच्छेद आर्टिकल की यदि बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आप पढ़िएगा, तो इसमें आपका राइट टू फ्रीडम जो दिया है, यह आपका पूरा का पूरा अधिकार जो है वो है आपका रिलीजियस अधिकार दिए गए, धार्मिक अधिकार। ठीक है। अब होता है नहीं, वो तो मुझे मालूम है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं वो तुरंत नहीं क्लास करते हैं, वो बाद में वो देखते रहते हैं। वो आई थिंक, क्योंकि मैं तो दिन भर एक काम करता हूं तो मुझे पता है ना कि जितने बच्चे एडमिशन लेते हो सारे बच्चे लाइव पढ़ते नहीं, वो बाद में जब फ्री अपने रहते हैं, क्योंकि वो अपने टाइम अनुसार ही क्लासेस को करते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि यदि उनके पास समय होता तो माइनस से ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए होते। ऑनलाइन का मतलब ही होता है वो कहीं ना कहीं इंगेज्ड है। ठीक है। तो अनुच्छेद हमारा 25 से लेकर के 28 जो है, इसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अब इसके माध्यम से ऐसे समझिए कि देश के हर नागरिकों को अपना धर्म, जो भी जिस धर्म से व्यक्ति आता है, अपने धर्मों को उसे मानने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 25 में यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब होता है जो हमारा आंतरिक जो दिल कहता है या आंतरिक जो हमारे मन कहता है, तो हम अंतःकरण
की और धर्म के अबाध रूप से मानने को, अपने आचरण करने को हम स्वतंत्र हैं। यानी जो भी हमारा आंतरिक दिल और आंतरिक गतिविधियां हमें कहता है, हमें जिस धर्म को मानने की इच्छा है हम उसी धर्म को मानेंगे। जिस देवी दुर्गा अल्लाह जिसमें हमको भरोसा है हम उसी को मानेंगे। हमें कोई किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं देगा कि आप इन्हीं को मानो, आप अल्लाह के मानो या ईश्वर को मानो। देश के हर नागरिकों के अधिकार है कि यदि मान लो आज हम हिंदू घर में जन्म लिया है, कल हमको लगता है कि हम ईसाई बन जाएं, यहूदी बन जाएं, ये मेरी मर्जी। हमको जिनमें आस्था होगा हम उस धर्म में जा सकते हैं। आज हमको मान लिया जाए कि आज हनुमान जी की हम पूजा कर रहे हैं, कल हमारी मर्जी है कि हम हनुमान जी की न पूजा करें, माँ दुर्गा को पूजा करें। हो सकता है हम क्राइस्ट का माला पहन ले, जीसस का पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है। देश के संविधान के अनुच्छेद 25 कहता है कि आपको जिनमें आस्था है, जिनमें भरोसा है, जिनमें आपका ट्रस्ट है, आप उन्हीं को मानिए, उन्हीं के अनुसार आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से 25 में आइए, अनुच्छेद 25, अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब समझिएगा इंटरनली व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट, ठीक है। तो कहेंगे अंतःकरण को और धार्मिक और धर्म के अबाध रूप। अबाध का मतलब होता है कि जब जैसे मर्जी होगा वैसे करेंगे। तो अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, यानी इसका मतलब स्पष्ट ये हुआ कि हम जिनको माने, ठीक है, हम उन्हीं को लेकर चलेंगे। तो अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता या अबाध रूप से आचरण करने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता। तो हमको भैया जिनमें आस्था रहेगा हम उन्हीं देवता दुर्गा भगवान जी को मानेंगे। अल्लाह जिसको मन है उसी को हम मानेंगे, किसी को कहने से हम नहीं मान सकते। कोई हमें कहेगा कि झंडा उठा लो तभी हम झंडा नहीं उठा सकते, हमारा मर्जी होगा तो झंडा उठा के, नहीं मर्जी छोड़ देंगे। तो ये हमारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 कहता है कि आपको जिनमें आस्था है, जिस देवी दुर्गा अल्लाह क्राइस्ट जिनको आप मानते हो भैया, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप उन्हीं को मानिए, उन्हीं के साथ आप आगे बढ़िए। 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता मतलब हुआ कि यदि किसी प्रकार का आप धार्मिक कर्मकांड करते हैं, जैसे मान लिया आप सरस्वती पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, होली मनाते हैं, तो इसके लिए भी एक कमेटी गठित किया जाता है। ट्रेजरी कोई और संभालेगा, पूरा अनुशासन कोई और संभालेगा। तो ये सारे जो है आप पे अधिकार दे दी गई है अनुच्छेद 26 के तहत कि आप जिस धर्म को मान रहे हैं, किसी प्रकार के यदि आप धार्मिक गतिविधियों को स्थापित कर रहे हैं तो उसका जो मैनेजमेंट होगा उस मैनेजमेंट को भी आप अपने से संभाल सकते हैं। बस यही याद रखना है कि आपकी मैनेजमेंट और आपकी धार्मिक गतिविधि से किसी अन्य धर्मों के मानने वाले को कोई दिक्कत ना हो। समझा रहा है? आपके धार्मिक गतिविधियों से कोई अन्य जो धर्म के लोग आते हैं उनको केवल किसी प्रकार के कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में अनुच्छेद 26 जो होता है वो आपको अबाध रूप से स्वतंत्रता पूर्वक आपको देता है कि आपको जैसे आगे बढ़नी आप बढ़िए, इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अब अनुच्छेद इसी तरह 27 जो होता है, 27 आपको कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए आप किसी से फंडिंग वंडिंग भी करते हैं तो वृद्धि के लिए करों के बारे में संप्रदाय की अधिकार या संप्रदाय की स्वतंत्रता देता है। अब जैसे आप किसी प्रकार के फंक्शन कर रहे हैं, धार्मिक फंक्शन कर रहे हैं, अब धार्मिक फंक्शन में क्या होता है, जैसे हम लोग जो सनातनी हैं, अब सरस्वती पूजा होगा तो हम लोग चंदा काटने लगते हैं गाड़ी वाले से। अरे भैया, तो जो तुम चंदा काटते हो अपने मर्जी से कहते हो कि हमें 5,000 दो, जिनको जितना मर्जी होगा वही देगा। इसमें हम किसी प्रकार के कोई को हम डर पैदा नहीं कर सकते, किसी को हम कंपेल्ड नहीं कर सकते कि आपको इतना ही चंदा देना हो। उनकी जितनी ताकत, जितनी शक्ति, उतनी भक्ति। तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 27 यदि देखिएगा तो अनुच्छेद आपको 27 एक आता है, ठीक है। यानी 27 की यदि बात करें तो 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, किसी विशिष्ट
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? अभिवृद्धि का मतलब होता है कि आप उसको जितना बढ़ाना चाहते हैं आप स्वतंत्र हो, ठीक है। तो कह सकते हैं अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में, अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में यानी टैक्स के बारे में आप उसको जितना हो सकता है मैनेज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बारे में संप्रदाय जो भी कम्युनिटी बेस्ड होगा उससे आप ले सकते हैं। तो संप्रदाय की स्वतंत्रता, संप्रदाय की स्वतंत्रता, आप अपने संप्रदाय से जो पूजा पाठ या तजिया उड़ाने के लिए आप जो ले रहे हैं वो आपके संप्रदाय के लोगों पर यह अधिकार जाता है कि वह आपको डोनेट करेगा या नहीं करेगा। आपके साथ वो जो आप प्रोसेसन बनाने जा रहे हैं, जो जुलूस निकालने जा रहे हैं, उस जुलूस में वो आएगा कि नहीं आएगा उसकी मर्जी, आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। चलवे करो, हम ये जुलूस निकाल रहे, इस जुलूस में आपको चलना ही है। वो अलग बात है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि देखिए आपके बिना जो है हमारा जुलूस अधूरा सा रहेगा, आप रहते तो थोड़े मुझे एनर्जी मिल जाती, ताकत मिल जाती। लेकिन आप उसको ये नहीं कर सकते कि चलना ही पड़ेगा। नहीं कहा चलोगे, नहीं चलोगे तो ऐसे कर देंगे, ऐसा नहीं आप कर सकते। देश के संविधान अनुच्छेद 28-27 जो है, अब 27 आपको रोकता है। अनुच्छेद 28 जो होता है इसमें होता है कुछ शिक्षण संस्थान ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर कह दिया कि कुछ शिक्षण संस्थान में जो धार्मिक शिक्षा व जो धार्मिक हमारी जो एजुकेशन के साथ साथ धार्मिक जो हमारा उपासना होती है, इस पर उपस्थित होने के बारे में आपको स्वतंत्रता दे दी गई। जैसे मान लो कि सरस्वती पूजा आप स्कूल में कर रहे हो और सरस्वती पूजा में आपके दोस्त जो हैं वो नहीं आए हैं। अब उनको ये नहीं कहना है कि तू काहे नहीं आया, आपको आना ही चाहिए था, और पूजा कर रहे हैं तो आप आए कीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। बस उनको एक केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखो भाई आ जाना, हम लोग का पूजा है, हम लोग सब मिलकर इस पूजा को मनाएं। तो ये हमारा अनुच्छेद 28 का आता है। इसके अंतर्गत आपको मैं बता दूं कि जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जितने भी हमारा सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जितने भी हैं, ये सभी में हम किसी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं बढ़ा सकते, धार्मिक पूजा पाठ की नहीं बढ़ा सकते। जैसे हमको बचपन से याद है कि बिहार में हम जब देखते थे तो सरकारी, हमारे घर के ठीक पीछे सरकारी स्कूल थी, प्राथमिक विद्यालय थी। उस प्राथमिक विद्यालय में सरस्वती पूजा हुआ करता था। उसमें स्कूल भी इन्वॉल्व होती थी, मास्टर साहब भी इन्वॉल्व होते थे। लेकिन इधर विगत पिछले यदि 8 साल से देखा जाए तो अब किसी भी सरकारी स्कूल में कोई सरस्वती पूजा नहीं होता है। सरस्वती मतलब सरकारी स्कूल के कैंपस में पूजा नहीं होता है। आपको करना है सरस्वती पूजा कैंपस से बाहर के, लेकिन स्कूल के कैंपस में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 28 जो है, ऐसा माना जा रहा था कि यदि ये पूजा पाठ होता तो कोई ऐसा भी तो धर्म हो सकता है जिनको पूजा पाठ पसंद नहीं है। जैसे हम हिंदू और मुसलमान दो धर्मों की बात करें तो हिंदू जो होता है वो मूर्ति पूजा करता है, मुसलमान जो होते हैं मूर्ति भंजक होते हैं, वो पूजा नहीं करते हैं, वो मूर्ति पूजा को अवैध मानते हैं। तो मायने से बात प्रश्न, अब स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू भी पढ़ रहे हैं, मुसलमान के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक तो खुश होगा, एक जो होगा उसको ठेस लगा, दिल पर लगा, अरे यार ये तो हम करते नहीं, काहे कराया जा रहा है। यही कारण हो सकता है कि सरकारी संस्थाओं में सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध बिहार में भी लगा दिए गए। अब सरकारी स्कूल में किसी प्रकार की पूजा पत्ती नहीं होती है। तो कहेंगे कि अनुच्छेद हमारा जो हम 28 कर रहे हैं, इसी पे हम बात कर रहे थे। तो कुछ शिक्षा संस्थानों में, कुछ शिक्षा संस्थानों में यानी इन सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हैं, संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में आपको स्वतंत्रता दी जाती है, आपको छूट दी जाती है, ठीक है। तो बारे में स्वतंत्रता, जैसे आपको कोई नहीं कहेगा कि चलो आज इतवार है तो चलते थोड़ा मंदिर चलते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है भाई कि आपको मंदिर जाना तो जाओ, नहीं जाना है कोई नहीं रोकेगा।
तो ये अनुच्छेद हमारा 28 का था। 29 और 30 क्या है? तो अनुच्छेद 29-30 जो होता है ये हमारा माइनॉरिटी जो होते हैं अल्पसंख्यकों को अधिकार दी गई है। जैसे एक तरफ अनुच्छेद 25 से 28 में कहा गया कि आप किसी भी जो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है उस पर आप कोई भी धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना नहीं कर सकते। वही अनुच्छेद 28 और 29 में कहा गया है कि जो भी माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वह अपने संस्कृति, समाज और अपने शिक्षा पद्धति को वृद्धि करने में, उसे प्रमोट करने में उनको ये स्वतंत्रता दी गई है। और यही कारण है कि जैसे आप देखिएगा कि मदरसा जो होता है वहाँ पर कुरान, हदीस की पढ़ाई कराई जाती है, धार्मिक पढ़ाई की जाती है। ऐसे नहीं है कि हिंदुओं के लिए है। गुरुकुल के नाम आपने सुना होगा। तो गुरुकुल जो है, गुरुकुल में संस्कृत की पढ़ाई होती है, गुरुकुल में जो है हमारा सनातनी पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो सार्वजनिक स्थलों, क्योंकि मदरसा के लिए तो सरकार ही पैसा देती है, मदरसा सरकारी फंड से चल रही है, फिर भी वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा जो है, इस्लाम धर्म की शिक्षा जैसे कि हमने बताया, तो वहाँ पर दी जाती है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में आते हैं। और माइनॉरिटी को भारत के संविधान जो है 29 और 30 में उन्हें ये अधिकार प्रदान किया है कि वह इस चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, बढ़ाएंगे। समझ आ रहा है ना? तो आगे हम लोग बात करेंगे 29 और 30, दो अनुच्छेदों को और हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे लिखेंगे अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार। अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार। और यहाँ पर चूंकि भारत के संविधान पढ़िएगा अच्छे से, तो अभी तक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी किसको कहते हैं, वह कहीं भी हमें अनुच्छेद आज तक या उसके डेफिनेशन जो है वह हमें नहीं मिले। लेकिन आज भी हमारे भारत में अल्पसंख्यक का कॉन्सेप्ट जो है वह हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है। लेकिन अल्पसंख्यक क्या होता है वो नहीं बताएगा। हाँ, भाषाई अल्पसंख्यक को बताया गया है, जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक को हम समझ सकते हैं, लेकिन रियल अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है ये अभी तक हमको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो मायने सी बात है कि अनुच्छेद 29 और 30 में जैसा कि बताया कि इसमें माइनॉरिटी को विशेष अधिकार दिए गए हैं। और 29 से अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण, 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण, अल्पसंख्यकों की हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 जो है उनका जो शिक्षा पद्धति होता है, उनके शिक्षा पद्धति के लिए स्वतंत्रता दी गई है। यानी शिक्षा संस्थाओं यानी जो भी उनका एजुकेशन इशू, जैसे हमने अभी बताया कि मदरसा की बात करेंगे, संस्थाओं की स्थापना और प्रवासन करने की एवं प्रवासन करने की स्वतंत्रता। मतलब इसका सिंपल सी मीनिंग आप ऐसे समझिएगा कि उनको जो है ये अधिकार दे दी गई है कि वह अपने स्थापना भी करेंगे, प्रशासन करने की अधिकार भी उनको दे दी गई है। तो दूसरे टर्म में कह सकते हैं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो है यह आपको अधिकार दी गई है। तो प्रवासन या इसको अपने भाषा में कर सकते हो, तो यहाँ प्रशासन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रशासन करने का अधिकार जो है वह मुख्य रूप से माइनॉरिटी को दे दी गई है। यानी वो अपने मर्जी से उनका जो अपना संस्कृति जो होता है, उनकी अपनी जो समाज होती है, उनकी अपनी जो भाषा होती है, उनकी अपनी जो लिपि होती है, इस सभी को संरक्षण करने का अधिकार जो है वह अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से विशेष अधिकार जो है उन्हें प्रदान की गई है। और वह अपने अधिकारों को इसके माध्यम से फुलफिल करते भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर इसके आगे की बताओ। तो देखो भैया, आगे की बात जो होगा ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है कि यदि आप अनुच्छेद 31 देखोगे तो हमारा पहले अनुच्छेद 31 में जो था वह हमारा संपत्ति का अधिकार था। क्या था
संपत्ति का अधिकार जो था यह हमारा अनुच्छेद 31 में था। लेकिन अभी तत्काल की बात करें तो 44वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, और चूंकि आपको बता दूं कि 44वां संविधान 1978 में हुई थी, और इस समय देश का प्रधानमंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई जो थे, वो मोरारजी देसाई इस समय देश के प्रधानमंत्री थे। और यह प्रधानमंत्री जनता पार्टी के थी। ठीक है, जनता पार्टी की इस समय सरकार थी। और इस समय पहली बार देखेंगे तो 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो हमारा संपत्ति का जो अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, समाप्त कर दिया गया है। और अब जो है अनुच्छेद यानी नया अनुच्छेद 300 के ए में 300 के ए में इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो हमारे पास, इसलिए जो हमारे पास मौलिक अधिकार जो थे, तो मौलिक अधिकार हमारा मूल रूप से देखा जाए तो अधिकार मूल रूप से देखेंगे तो 7 था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि एक अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार जो था, इस संपत्ति को अधिकार को खत्म कर दिया गया है। और अब हमारे पास केवल 6 अधिकार बच गए। हमारे पास संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहे। बताइए कि क्लियर है या नहीं। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे बृहत होगा और सबसे खतरनाक टॉपिक पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ठीक है, आगे पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों, या अपने भाषा में इसको आप कहिएगा तो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही ठीक ही रहेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं। ठीक है, यह आपका अनुच्छेद 32 में आता है। ये देखिए, ये जो हमारा अधिकार है, अंग्रेजी इसका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखो, ये अधिकार जो है, इस अधिकार को अंबेडकर जो थे, अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा है। संविधान का आत्मा हमारा अनुच्छेद 32 जो है, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, इसे B.R. अम्बेडकर ने कहा कि यह भैया दिस इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं कहीं आपको सोल एंड हार्ट भी मिलेगा कि देश के संविधान के यह आत्मा के साथ साथ हमारा हृदय भी है। तो आप इसको भी कह सकते हैं, संविधान का आत्मा वह हृदय है। ये कहे थे अम्बेडकर साहब ने। मौलिक यदि देखा जाए तो इसके अनुसार हम कहें कि संवैधानिक 32 अनुच्छेद के तहत हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हमारी जो हाई कोर्ट होती है, यानी उच्च जो न्यायालय होता है, यह उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो यह 5 रिट जारी करता है। क्लियर हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है, इसके अनुसार 5 रिट जारी करता है। 5 रिट जारी करता है। कब? जब किसी व्यक्ति यानी भारतीयों का मौलिक अधिकार का हनन होता है। मौलिक अधिकार का हनन होता है। अब यहाँ 2 टर्म समझना बहुत आपके लिए जरूरी होगा
कि सर्वोच्च न्यायालय जो ये काम करेगा यह अनुच्छेद 32 के तहत करेगा। ठीक है, 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी के मौलिक अधिकार को बचाएगा, और उच्च न्यायालय जो करेगा यह अनुच्छेद आपका 226 के माध्यम से किसी के मौलिक अधिकारों को बचाएगा। तो यदि देश के अंदर किसी भी नागरिकों को ऐसा फील होता है कि उसका मौलिक अधिकार का वंचना होता है, मौलिक अधिकार से उसको डिप्राइव्ड किया जाता है, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत वह अपने मौलिक अधिकार को बचाव कर सकता है। तो इसमें हमारा पहला जो हम लोग अधिकार इसमें पढ़ेंगे, तो 32 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहला हम टर्म बताते हैं, उस फिर समझा दूंगा। तो इसमें ऐसे हम लोग कर लेते हैं, इसको पांचों नाम लिखते हैं कि 5 को जो इसका रीड्स जो होता है 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो होता है 5 रीड्स जारी करता है। आखिर 5 रीड्स कौन कौन है फिर मैं समझाऊंगा। तो पहला होता है आपका बहुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक है, इसे आप बोलेंगे हैबियस कॉर्पस, सब किताब में मिलेंगे। दूसरा जो इसमें होता है परमादेश के नाम में सुना होगा, यानी परम प्लस आदेश, यानी मैंडेमस, परमादेश, इसका इंग्लिश होता है मैंडेमस, सब हिंदी अंग्रेजी समझाऊंगा, मैंडेमस। तीसरा जो होता है आपको कोई काम करने से रोका जाएगा, यानी कह सकते हैं कि आप पर प्रतिषेध लगाया जाएगा, यानी प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का मतलब अंग्रेजी होता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। उसके बाद आपका उत्प्रेरण कहलाता है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार के माध्यम से इस पोस्ट पर बने हुए हैं, तो ऐसे तो उसको बोलते हैं सर्सियरी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, सर्सियरी। और अंतिम रूप से जो होता है वो होता है आपका क्वो वारंटो, नाम सुना होगा, यानी अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख, क्वो वारंटो, क्वो वारंटो। यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास मुख्य रूप से देखा जाए तो अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होती है हमारी, ये 5 रिट्स को जारी करता है। सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है समझिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है इसमें क्या होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति को, एक आम नागरिक है, इस व्यक्ति को जो है एक पुलिस जो है, इसका नाम पुलिस है, तो किसी व्यक्ति को यदि मान लिया जाए पुलिस जो होगा उसे गिरफ्तार कर लेता है, ध्यान देना, इसे गिरफ्तार कर लेता है, तो वैसे परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है इसमें यह बताया जाता है कि जो पुलिस होगा 24 घंटा के अंदर, ठीक है, 24 घंटा के अंदर इसे जो भी नियर बाई होगा, यानी नियर बाई का मतलब हुआ कि जो सबसे नज़दीक कह सकते हैं कि जो न्यायालय होगा यानी कोर्ट होगा, तो कोर्ट में इसे सशरीर, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है सशरीर, ठीक है, सशरीर यानी विथ बॉडी, ठीक है, अंग्रेजी हो जाएगा विथ बॉडी, उसे वो उपस्थित करेगा, उपस्थित करेगा। अब ये समझना है, कोई भी व्यक्ति को पुलिस मान लिया जाए अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट जैसे ही करा, अरेस्ट करने के बाद उस व्यक्ति को पुलिस जो होगा 24 घंटा के अंदर जो भी सबसे नियरेस्ट कोर्ट होगा, उस नियरेस्ट कोर्ट में 24 घंटा के अंदर उसे जा करके उसे उपस्थित करना होगा, न्यायालय के सामने उपस्थित करना होगा। बात समझ में आ रही है? क्या लिख रहे हैं, कोई बच्चे का क्वेश्चन है क्या? इज क्लियर? चलें, तो इसमें जो होता है फिर से समझेंगे। तो इसमें हुआ कि किसी भी व्यक्ति को यदि पुलिस अरेस्ट करता है तो 24 घंटा के अंदर उसे नियर बाई और नियरेस्ट थाना में उसे उपस्थित, कोर्ट में उपस्थित करना होगा। अब यहाँ पर उससे जज पूछेगी,
उसके बाद फिर इस पे जो होगा वो हियरिंग काम शुरू हो जाएंगे। यदि 24 घंटा के अंदर पुलिस अरेस्ट कर करके उसको नहीं कोर्ट में पेश करता है तो यह व्यक्ति जो होगा या इसके परिवार वाले जो होंगे वह हेबियस कॉर्पस के माध्यम से कोर्ट से पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे, पुलिस से पूछेंगे कि आखिर क्यों नहीं किया गया। इसके दौरान पुलिस को यह अधिकार नहीं कि 3rd डिग्री का प्रयोग करेगा। यदि 3rd डिग्री का भी प्रयोग करेगा तो पुलिस यहाँ पर फंस सकती है इसके आधार पर। अगला है हमारा दूसरा जो होता है, तो पहला आपका हो गया। दूसरा आपका जो है वो मैंडेमस है। मैंडेमस में क्या होता है? मैंडेमस में होता है कि जैसे इसका भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यह एक बच्चा है जिसका मान लिया जाए कि 16 साल उम्र हो रहा है और यह बच्चा जो है मान लो कि रेप केस जो होता है, ये रेप केस में इसका नाम आता है। अब इसको पुलिस जो होता है, ये पुलिस इसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट कर करके इस पर चार्ज कर दिया और इसका जो कह सकते हैं जो केस होता है, इसका केस जो है वो सिविल कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, अब इसका केस जो है सिविल कोर्ट में चल रहा है। अब जैसे ही सिविल कोर्ट में चला, ये बच्चा को पता चला कि हम तो जुवेनाइल है ना, हम तो माइनर में हैं, यानी जिसको आप नाबालिग बोलते हैं। तो ये बच्चा को पता चला कि हम तो नाबालिग हैं, हम तो जुवेनाइल हैं। अब ये बच्चा क्या किया कि यह कोर्ट में हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो होगा, ये सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि साहब हम तो जुवेनाइल हैं, हमें 18 साल से कम उम्र हो रहा है, तो हमारा तो केस जो होना चाहिए वो जुवेनाइल कोर्ट में होना चाहिए ना। तो जुवेनाइल कोर्ट में हमारा केस का हियरिंग होना चाहिए, लेकिन हमारा हियरिंग हो रहा है सिविल कोर्ट में। एक ऐसी न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय जैसे ही पता लगेगा, सर्वोच्च न्यायालय पूरी कहानियों को अध्ययन करेगा और अध्ययन करने के बाद तुरंत इन्होंने जो सिविल कोर्ट है, ये सिविल कोर्ट को हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होगा तुरंत इसको कहेगा कि तुम ये किस आधार पर इस केस के हियरिंग कर रहे हो, ये तो मामला है जुवेनाइल कोर्ट का, जाओ इसे जुवेनाइल कोर्ट को भेज दो। यानी अब जो होगा इसका हियरिंग जो होगा वो जुवेनाइल कोर्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर एडल्ट के तरह इसको हो सकता है कि दंड दे दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जुवेनाइल है, बच्चा है, इसलिए बच्चा के अनुरूप इसे यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये जो होता है इसको हम लोग परमादेश कहते हैं, परम प्लस आदेश। यानी इसमें क्या होता है कि ऊपरी जो न्यायालय होता है वो निचली न्यायालय को आदेश देता है कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ हमरे अनुसार चलो, अपने से मत चलो। क्लियर हुआ? तीसरा हमारा होता है प्रोहिबिशन, ये रोक लगाता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि जो हमारा हायर कोर्ट होते हैं, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो या कह सकते हैं हाई कोर्ट हो, तो ये जो होता है निचली जो हमारी अदालत होती है, निचली जो हमारी कोर्ट होती है, या निचली कोर्ट को यह प्रोहिबिट करता है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते। यानी किसी भी प्रकार का यदि निचली अदालत किसी भी गतिविधियों को अंजाम देता है और वह कह सकते हैं कि उसके ताकत में होता ही नहीं है, उसकी जो पावर दी गई है उसके पावर में है ही नहीं, फिर भी वो काम को करता है, तो फिर एक कोर्ट कहती है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट जो होती है वह कहता है अनुच्छेद 32 के तहत कि ये तुम्हारे पावर में था ही नहीं तो किया कैसे, इसलिए आज के बाद या ये काम आप बंद करो, ट्रांसफर करो मेरे पास। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। दोस्त तीसरा टर्म क्या है? सर्सियोररी। सर्सियोररी का मतलब क्या होता है? सर्सियोररी का मतलब हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि आप किसी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, हमको हुआ डाउट कि तुम जो इस पोस्ट पर कुर्सी पर बैठे हुए हो आप इस पोस्ट के हकदार ही नहीं हैं, आप गलत तरह से कुर्सी पर बैठ गए हैं। तो इसके माध्यम से सरकार पूछेगी कि आप बताइए कि यहाँ पर जो आप बैठे हैं कैसे आप इस पे बैठे हैं। कोर्ट पूछेगी आपसे, आप यहाँ पर जो बैठे हैं ये किसने आपको बैठने की इजाज़त दे दिया। और क्वो वारंटो कहता है, यस इंश्योर करता है कि आप जो ये कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं। या सर्सियोरी एक क्वो वारंटो जो है कहता है कि आपको सर्टिफाइड करना है, आपको आश्वस्त करना है कि आप इस पोस्ट पे यदि बैठे हैं तो बैठने के लिए आपको ये पावर, ये ताकत तथा इसके लिए कौन सी कानून थी जिसके माध्यम से आपने इस जगह पर बैठ गए, इसे आप स्पष्ट कीजिए, नहीं स्पष्ट करते तो आप सीट को खाली कीजिए। तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 जो है 32 हमें देश के नागरिकों को एक बहुत बड़ी कह सकते हैं अधिकार प्रदान करता है।
और इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि देश के कोई भी व्यक्तियों को शोषित नहीं किया जा सकता। यदि आप शोषित होते हैं, इससे प्रूफ होता है कि आप देश के संविधान को नहीं जानते, संविधान के ज्ञान आपके पास नहीं है, और यही कारण हो सकता है कि आपके साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां गलत सलत होते जा रहा है। इज इट क्लियर? बोलो भैया मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये था आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और आपका आज मौलिक अधिकार जो हो गए खत्म हो गए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले टॉपिक में कल हम लोग पढ़ेंगे पहले पढ़ लेंगे हम लोग डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और उसके बाद उसी में हम लोग 51 का ए जोड़ेंगे। तो हमारा मूल संविधान में नहीं था मौलिक कर्तव्य, रसिया से हमने लिया था। तो मायने सी बात है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो बनी थी, ये चीज़ों को हम लोग अगले टर्म में जोड़ेंगे। तो कल जो आपकी क्लासेस होगी वो डीपीएसपी होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और सब में इम्पोर्टेंट आपका सबसे ज़्यादा होगा एग्जीक्यूटिव। तो उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट वाला टॉपिक शुरू करेंगे। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यानी जो कैबिनेट, हमारा जो यूनियन जो एग्जीक्यूटिव होता है वो सारे एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो भी होता है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि पूरे आपको टर्म जो एक कहानी थी, ये कहानी आपको समझ में आ गया। तो आज हम लोग यहीं पर रखेंगे। किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो थोड़ा हमें पूछ लीजिए, किन्हीं को कोई क्वेरीज है तो आप हमें से पूछिए, और नहीं क्वेरीज है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेरीज नहीं है। चलिए, थैंक यू।